गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बची हुई चीजें लेंगे। जो जैसे डाइजेशन वाले चैप्टर में क्या क्या बच गया था, जो डाइजेशन में फंक्शन बच गए थे, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट के। जो तो सबसे पहले लिखता हूं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन के फंक्शन बचे हुए हैं। वैसे तो ये डिटेल हम पढ़ेंगे बायोमोलिक्यूल्स में, लेकिन यहां पे भी लिया है। जो बायोमोलिक्यूल्स में लेंगे कार्बोहाइड्रेट हम, जो है तो स्टोर्ड फूड के रूप में स्टार्च, ग्लाइकोजन। हमारी बॉडी में जब ज्यादा कार्बोहाइड्रेट हो जाता है तो चेंज हो जाता है स्टार्च ग्लाइकोजन में। जो स्टार्च प्लांट में स्टोर होता है, ग्लाइकोजन एनिमल में। जो जब भी कार्बोहाइड्रेट ज्यादा हो जाएगा तो हमारी बॉडी में ग्लाइकोजन लीवर और मसल में स्टोर हो जाएगा। जो ग्लाइकोजन लीवर और मसल में स्टोर होता है, लीवर में ज्यादा स्टोर होता है मसल की वजह। जो स्टार्च प्लांट में स्टोर होती है, जो एनिमल में ग्लाइकोजन, प्लांट में स्टार्च स्टोर होती है। और कार्बोहाइड्रेट जो सेलुलोज भी है, सेलुलोज हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता, लेकिन सेलुलोज भी कार्बोहाइड्रेट है। जो तो लेकिन प्लांट में मिलता है सेलुलोज, एनिमल में नहीं मिलता। जो प्लांट में सेलुलोज जो होता है सेल वॉल में मिलता है, जो और कहीं नहीं मिलता। जो जब हम प्लांट का प्रोडक्ट खाते हैं तो सेलुलोज हमारी बॉडी में आ जाता है, खुद डाइजेस्ट नहीं होता, लेकिन दूसरी चीजों को डाइजेशन में हेल्प करता है, इसलिए इसको रफेज बोलते हैं। रफेज itself not digested, help in digestion of other food substances। जो खुद डाइजेस्ट ना हो, दूसरी चीज के डाइजेशन में हेल्प करे, उसको रफेज बोलते हैं। जो सेलुलोज खुद डाइजेस्ट नहीं होता, दूसरी चीजों के डाइजेशन में हेल्प करता, रफेज है। जो तो कार्बोहाइड्रेट इसका फंक्शन होगा हमारी बॉडी में। स्टार्च, ग्लाइकोजन स्टोर्ड फूड है। चलो स्टार्च तो प्लांट का है, छोड़ो, लेकिन ग्लाइकोजन तो एनिमल का है, फूड स्टोर करता है। जो एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी भी मिलती है। जो हमारे को जो ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट है, एनर्जी देता है। जो फैट फॉर्मेशन, कार्बोहाइड्रेट फैट में भी चेंज होता है। जो कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो फैट में भी चेंज हो जाता है। तो ये फैट भी स्टोर्ड फूड है, ग्लाइकोजन भी स्टोर्ड फूड है, तो ये काम आते हैं कार्बोहाइड्रेट जो। और कार्बोहाइड्रेट डीएनए, आरएनए के अंदर भी मिलता है। डीएनए, आरएनए जो होते हैं उसमें शुगर होती है। जो शुगर यानी कार्बोहाइड्रेट होता है। जो तो इस तरह से हम कार्बोहाइड्रेट के दो तीन फंक्शन बचे हुए थे। जो प्रोटीन में क्या लिखा हुआ है देखो। प्रोटीन में प्रोटीन भी एनर्जी देती है, प्रोवाइड एनर्जी। पहले प्रोटीन से अमीनो एसिड बनेंगे। प्रोटीन जो होती है उससे अमीनो एसिड बनते हैं, अमीनो एसिड से एनर्जी मिलती है हमारे को। जो प्रोटीन चेंज होती है अमीनो एसिड में, और अमीनो एसिड हमारे को एनर्जी देते हैं। जो प्रोटीन अमीनो एसिड में चेंज होते हैं, अमीनो एसिड एनर्जी देते हैं। जो अमीनो एसिड एनर्जी कब देते हैं? आफ्टर डीएमिनेशन। ऑफ अमीनो एसिड्स। चलो लिख दो, अमीनो एसिड्स का अमोनिया हट जाएगा, जो बचेगा वो एनर्जी देगा। जो अमोनिया हटने को डीएमिनेशन बोलते हैं। अमीनो एसिड में अमोनिया हटेगी तो बोलेंगे डीएमिनेशन हो गया, और डीएमिनेशन के बाद एनर्जी मिलती है हमारे को अमीनो एसिड से। जो तो प्रोटीन एनर्जी देती है। प्रोटीन ब्लड क्लॉटिंग में काम आती है। जैसे प्रोथ्रोम्बिन, फिब्रिनोजन।
प्रोथ्रोम्बिन, फिब्रिनोजन। प्रोटीन को बॉडी बिल्डर सब्सटेंस बोल सकते हैं जो। मैं उतना ही करवा रहा हूं प्रोटीन के ऊपर, तो 2 घंटे तो प्रोटीन के फंक्शन पे जाते हैं। अगर मैं प्रोटीन कराने लगूं बायोमोलिक्यूल्स के हिसाब से 2 घंटे प्रोटीन पे लगेंगे जो। मैं सिर्फ उतना टॉपिक ले रहा हूं जितना तुम्हारी ट्रू मैन की बुक ने लिया है जो। पूरी डिटेल बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ेंगे प्रोटीन की जो। इनमें कुछ कुछ लाइन लिखी हुई है वो पढ़ रहे हैं जो। प्रोटीन से अमीनो एसिड बढ़ती है, अमीनो एसिड से अमोनिया हट के एनर्जी मिलती है। अमीनो एसिड से अमोनिया हटेगी तो बोलेंगे डीएमिनेशन, उसके बाद अमीनो एसिड एनर्जी देगा हमारे को। खून को जमवाने में प्रोटीन हेल्प करती है, बता चुका हूं। प्रोथ्रोम्बिन, फिब्रिनोजन ब्लड प्रोटीन में काम आती है। अमीनो एसिड 2 टाइप के होते हैं, एसेंशियल अमीनो एसिड्स, मिटा देते हैं जो ना। अमीनो एसिड्स जो होते हैं, अमीनो एसिड्स 2 टाइप के होते हैं। एक होता है एसेंशियल अमीनो एसिड्स, और दूसरा होता है नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड 2 टाइप के, एसेंशियल, नॉन एसेंशियल। एसेंशियल मतलब जरूरी, यानी हमारी बॉडी में नहीं बनते, बाहर से लेंगे इनको, जो फूड के अंदर आए उसको बोले एसेंशियल। जो बॉडी में ना बने बाहर से ले उसको एसेंशियल बोलते हैं। जो बॉडी में ही बन जाए बाहर से लेने की जरूरत नहीं है वो नॉन एसेंशियल है। एसेंशियल मतलब जरूरी। ये क्या है? नॉट सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी, रिक्वायर्ड इन फूड। बॉडी में नहीं बनते बाहर से लेंगे तो इनको बोलेंगे एसेंशियल। जो बॉडी में बन जाए उसको बाहर से लेने की जरूरत नहीं है वो नॉन एसेंशियल है। सिंथेसाइज्ड इन बॉडी, बॉडी में सिंथेसाइज हो जाएगा नॉन एसेंशियल, बॉडी में नहीं होंगे बाहर से लेंगे एसेंशियल। एसेंशियल अमीनो एसिड 8 होते हैं, उनके नाम याद रखने हैं तुम्हारे को। आइसोल्यूसिन, लूसिन, लाइसिन, मीथोनिन, फिनाइलएलेनिन, ट्रिप्टोफैन एंड वेलिन। ये अमीनो एसिड्स है। आइसोल्यूसिन, लूसिन, लाइसिन, मीथोनिन, फिनाइलिन, थ्रियोनिन और बच गया है। इधर लिख देता हूं थ्रियोनिन। ये 8 अमीनो एसिड है जो बॉडी में हमारे को बाहर से लेने की जरूरत पड़ती है, बॉडी में नहीं बनते, जो याद रखने पड़ेंगे। जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मानते हैं, कुछ अमीनो एसिड का नाम लिख देते हैं, अगर पूछेंगे जिनमें एसेंशियल कौन सा, नॉन एसेंशियल कौन सा, छाटो। ये एसेंशियल है। आइसोल्यूसिन, लूसिन, लाइसिन, मीथोनिन, फिनाइलएलेनिन, थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफैन, वेलिन। ये 8 अमीनो एसिड एसेंशियल होते हैं। टोटल अमीनो एसिड इस दुनिया में हमारी बॉडी में 20 होते हैं जो। तो जो नॉन प्रोटीन अमीनो एसिड भी होते हैं वैसे तो, लेकिन प्रोटीन में 20 टाइप के अमीनो एसिड मिलते हैं, जिसमें 8 जो है वो एसेंशियल है और बाकी के नॉन एसेंशियल है। अच्छा, 2 टर्म आती है अब। दो टर्म आएंगी। फर्स्ट क्लास प्रोटीन, सेकेंड क्लास प्रोटीन। जिन प्रोटीन में सारे एसेंशियल अमीनो एसिड हो वो फर्स्ट क्लास है, जिसमें सारे ना हो कुछ हो तो वो सेकेंड क्लास है। इस प्रोटीन में क्या होता है? कंटेन ऑल एसेंशियल अमीनो एसिड्स, सारे अमीनो एसिड होते हैं इसमें। इसमें ऑल एसेंशियल अमीनो एसिड नहीं होते। ऑल एसेंशियल अमीनो एसिड्स नॉट प्रेजेंट।
सारे एसेंशियल अमीनो एसिड किसी प्रोटीन में है तो वो फर्स्ट क्लास है, नहीं है तो सेकंड क्लास है। जो अमीनो एसिड को 3 कैटेगरी में और भी बांटते हैं। जो अमीनो एसिड्स को एक होते हैं एसिडिक अमीनो एसिड्स, एसिडिक अमीनो एसिड्स, एक होते हैं बेसिक अमीनो एसिड्स, एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल अमीनो एसिड्स। नॉर्मली अमीनो एसिड में एक अमोनिया ग्रुप होता है, एक एसिडिक ग्रुप होता है। 2 चीज होती है अमीनो एसिड के अंदर, एक अमोनिया, एक सीओएच। सीओएच यानी एसिड। अमीनो एसिड में अमीनो ग्रुप भी है और एसिडिक ग्रुप भी है। अमीनो एसिड में अमीनो ग्रुप भी है, एसिडिक ग्रुप भी है। एक अमीनो, अगर एक सीओएच ग्रुप और एक NH2 हो तो उसको न्यूट्रल अमीनो एसिड बोलते हैं। इसमें क्या होता है, 1 COH 1 NH2। COH एसिडिक होता है, NH2 बेसिक होता है। एसिडिक ग्रुप भी एक है, बेसिक ग्रुप भी एक है, अमीनो एसिड बोलेंगे न्यूट्रल। COH एसिडिक ग्रुप है, NH2 बेसिक ग्रुप है, दोनों एक एक है अमीनो एसिड में, तो अमीनो एसिड बोलेंगे न्यूट्रल। अच्छा, NH2 ज्यादा हो तो 2 NH2 एंड 1 COH। NH2 बेसिक सब्सटेंस है, बेसिक सब्सटेंस का नंबर NH2 2 है, एसिडिक का 1 है, तो बेसिक ग्रुप ज्यादा है, इसको बेसिक अमीनो एसिड बोलेंगे। इसमें 1 COH 2 COH 1 NH2। अगर NH2 ग्रुप ज्यादा है तो अमीनो एसिड बोलेंगे बेसिक। NH2 ग्रुप ज्यादा है, NH2 बेसिक ग्रुप है, बेसिक ग्रुप ज्यादा तो बेसिक अमीनो एसिड। एसिडिक ग्रुप ज्यादा तो एसिडिक अमीनो एसिड। इसमें एसिडिक अमीनो एसिड में एसिड ग्रुप ज्यादा है, COH ज्यादा है NH2 की वजह। बेसिक में NH2 ज्यादा है COH की वजह। न्यूट्रल में दोनों बराबर है, COH NH2 दोनों बराबर है तो न्यूट्रल। NH2 ज्यादा तो बेसिक, एसिडिक ज्यादा तो COH। एसिडिक अमीनो एसिड में COH ज्यादा है, बेसिक में NH2 ज्यादा है, न्यूट्रल में दोनों बराबर है। एसिडिक ग्रुप ज्यादा तो एसिडिक अमीनो एसिड, बेसिक ग्रुप ज्यादा तो बेसिक अमीनो एसिड, दोनों बराबर हो तो न्यूट्रल अमीनो एसिड। एग्जांपल, कौन कौन सा अमीनो एसिड एसिडिक है, इसको एक नाम दे सकते हो, इसको बोल सकते हो इस अमीनो एसिड को मोनो अमीनो मोनो एसिड। बेसिक में लिखो डाई अमीनो मोनो एसिड, और डाई अमीनो मोनो अमीनो डाई एसिड। मोनो अमीनो डाई एसिड, एक अमीनो है 2 COH है, वो एसिडिक है। उल्टा डाई अमीनो मोनो एसिड, 2 अमीनो ग्रुप 1 एसिडिक ग्रुप तो बेसिक, और न्यूट्रल में 1 COH ग्रुप है, 1 NH2 ग्रुप है। इस तरह से हम बोलते हैं एसिडिक ग्रुप ज्यादा है, COH ज्यादा है तो एसिडिक अमीनो एसिड, NH2 ज्यादा है यानी बेसिक ग्रुप ज्यादा तो बेसिक अमीनो एसिड, COH NH2 बराबर है, एसिडिक बेसिक ग्रुप बराबर है तो न्यूट्रल अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड से क्या क्या बनता है, अमीनो एसिड से एनर्जी तो आती है COH हटने के बाद, NH2 हटने के बाद एनर्जी तो देता ही है। अमीनो एसिड एनर्जी तो देता ही है, हार्मोन भी। अमीनो एसिड से हार्मोन भी बनते हैं, जैसे थायरोक्सिन हार्मोन है, एड्रेनलिन हार्मोन है, थायराइड ग्लैंड का थायरोक्सिन, एड्रेनल ग्लैंड का एड्रेनलिन, ये सब अमीनो एसिड का हार्मोन है। अमीनो एसिड की डिटेल बहुत आएगी बायोमोलिक्यूल्स में, यहाँ पे थोड़ी थोड़ी 2-2 लाइन लिखी हुई वो ले रहे हैं, जो ट्रूमैन की बुक में जो लिखी हुई वही मैं ले रहा हूं। जो थायरोक्सिन हार्मोन, एड्रेनलिन हार्मोन, ये हार्मोन है। अमीनो एसिड से हार्मोन भी बनते हैं, एनर्जी भी आती है, प्रोटीन तो बनती है अमीनो एसिड से। और ग्लाइसिन अमीनो एसिड से क्या बनता है, हीम ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में हीम होता है, उससे ग्लाइसिन से बनता है। जो हीमोग्लोबिन में हीम ग्लाइसिन से बनता है। चलो, अमीनो एसिड तो और बहुत फंक्शन है बायोमोलिक्यूल्स के अंदर, यहाँ पर जो ट्रूमैन में जो है वो मैं करवा रहा हूं। और फैट की अगर बात करें तो फैट
एनर्जी प्रोवाइड करती है, स्टोर्ड फूड है, फैट से एनर्जी मिलती है, फैट स्टोर्ड फूड है, फैट से एनर्जी मिलती है, स्टोर्ड फूड है, बॉडी को शेप देती है, और माइलिन शीट फैट से बनती है, इंसुलेशन हीट लॉस नहीं होने देती। इंसुलेशन का मतलब जिसके बाहर या अंदर एक दूसरे दो साइड से हीट एक्सचेंज ना हो, ये मेम्ब्रेन है, इसको इंसुलेटेड तब बोलेंगे बाहर की हीट अंदर ना आए, अंदर की बाहर ना जाए। इंसुलेटेड फैट इंसुलेट करती चीजों को, हीट लॉस नहीं होने देती फैट जो। माइलिन शीट फैट से इंसुलेशन होता है, फैट एक्सोन में मिलती थी माइलिन शीट के रूप में, जो हमारी बॉडी की शेप बनती है वो फैट से बनती है। फालतू खाना ग्लाइकोजन के रूप में भी स्टोर होता है, फैट के रूप में भी स्टोर होता है फालतू फूड जो है। और एनर्जी कार्बोहाइड्रेट फैट प्रोटीन तीनों ही देते हैं। जो प्रोटीन कभी कभी एनर्जी देती है, कार्बोहाइड्रेट फैट मोस्टली हमें एनर्जी देते हैं। अगर सीक्वेंस वाइज बोला जाए, सीक्वेंस वाइज अरेंज करो एनर्जी के मामले में, सबसे पहले एनर्जी देता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जब खत्म हो जाता है तो एनर्जी देते हैं फैट, और कार्बोहाइड्रेट फैट दोनों खत्म हो जाए तो प्रोटीन एनर्जी देने लग जाती है, उसमें सेल टूटने लग जाती है। तो प्रोटीन जो होती है वो भी एनर्जी देती है, लेकिन वो हार्मफुल होती है, बॉडी में प्रोटीन एनर्जी नहीं देनी चाहिए जो। तो फास्ट अगर तुम करोगे, वर्क करोगे, तो कार्बोहाइड्रेट एनर्जी देगा, फिर फैट, फिर प्रोटीन्स। तो ये फैट के फंक्शन है। जिस तरह से एसेंशियल अमीनो एसिड और एसेंशियल फैटी एसिड होते हैं, उसी तरह से जिस तरह से एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं, उसी तरह से फैटी एसिड भी होते हैं। जो एसेंशियल फैटी एसिड क्या होता है, नॉन एसेंशियल क्या होता है? एसेंशियल फैटी एसिड्स, नॉन एसेंशियल फैटी एसिड्स, और सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, फैटी एसिड एसेंशियल नॉन एसेंशियल दो होते हैं, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड भी दो होते हैं। जो फैट के अंदर जो एसिड मिले वो फैटी एसिड होता है। जो घी तेल में जो एसिड मिलता है उसको फैटी एसिड बोलते हैं। घी और तेल में फैट होती है, घी और तेल में फैट होती है, और फैट के अंदर फैटी एसिड होता है। फैटी एसिड में कार्बन कार्बन के बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड हो तो उसको सैचुरेटेड फैटी एसिड बोलेंगे। कंटेन सिंगल बॉन्ड ओनली बिटवीन कार्बन्स, बिटवीन ऑल कार्बन्स। सारे कार्बन में सिर्फ सिंगल बॉन्ड हो तो उसको बोलेंगे सैचुरेटेड। और आल्सो कंटेन डबल बॉन्ड, आल्सो कंटेन डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड एक से ज्यादा हो तो वो अनसैचुरेटेड है। सिंगल बॉन्ड तो मिलेंगे कार्बन कार्बन में, डबल बॉन्ड भी मिलने लगे तो वो अनसैचुरेटेड है। सिंगल सिंगल बॉन्ड मिले कार्बन में तो उसको बोलते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। सैचुरेटेड फैटी एसिड, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के नाम ओलिक एसिड, अरोमेटिक स्टेरिक, ओलिक एसिड, लाइनोलिक एसिड, लाइनोलेनिक एसिड, रैकिडोनिक एसिड्स। बायोमोलिक्यूल्स में सबके बारे में पढ़ोगे डिटेल में, जो इन सारों को स्ट्रक्चर पढ़नी है। जो ओलिक एसिड में एक डबल बॉन्ड होता है, लाइनोलिक में दो डबल बॉन्ड होते हैं, लाइनोलेनिक में 3 और रैकिडोनिक में 4। ओलिक एसिड में एक डबल बॉन्ड होता है, लाइनोलिक में 2 डबल बॉन्ड होता है, लाइनोलेनिक में 3, रैकिडोनिक में 4।
तो मैंने क्या बताया, एसेंशियल फैटी एसिड वो होते हैं जो बॉडी में नहीं बनते, बाहर से लेने पड़ते हैं। और एक से ज्यादा जो डबल बॉन्ड है वो सारे एसेंशियल ये भी है, एक से ज्यादा डबल बॉन्ड इसमें भी है, ये भी है और ये भी है। 2 डबल बॉन्ड, 3 डबल बॉन्ड, 4 डबल बॉन्ड जिन जिन में है वो सारे एसेंशियल है। तो एसेंशियल अमीनो एसिड के एग्जांपल हो गए लाइनोलिक, एराकिडोनिक, लाइनोलेनिक। और नॉन एसेंशियल जो बॉडी में बन जाएंगे उसके एग्जांपल है पामेटिक एसिड, स्टेरिक एसिड। पामेटिक एसिड और स्टेरिक एसिड ये दोनों ही सैचुरेटेड है, डबल बॉन्ड नहीं है। और जो सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं वो नॉन एसेंशियल होते हैं, बॉडी में बन जाते हैं। जो एसेंशियल बॉडी में नहीं बनते, बाहर से लेने पड़ते, वो डबल बॉन्ड वाले होते हैं, जो वो अनसैचुरेटेड होते हैं। जो लेकिन डबल बॉन्ड या तो 2 होंगे या 3 होंगे, 4 होंगे। एक डबल बॉन्ड है तो वो नॉन एसेंशियल है, एक से ज्यादा डबल बॉन्ड है तो वो एसेंशियल है। तो ये कुछ फंक्शन थे कार्बोहाइड्रेट फैट प्रोटीन के। अब मैं लेता हूं कार्बोहाइड्रेट फैट प्रोटीन के डबल बॉन्ड के फंक्शन थे। अब क्या ले, अब मैं मिनरल्स लेता हूं। जो मिनरल्स, मिनरल के फंक्शन निकालेंगे। एनिमल की बॉडी में मिनरल्स क्या क्या काम करती है, एनिमल की बॉडी में मिनरल्स का क्या रोल है। सल्फर ये मिलती है थायमिन विटामिन के अंदर। थायमिन विटामिन से सल्फर मिलती है, थायमिन विटामिन में सल्फर मिलती है। हेयर, स्किन, नेल गुड क्वालिटी के अगर होने हैं, अगर शरीर में सल्फर ठीक है तो हेयर भी, हेयर के अच्छे हेयर के लिए सल्फर जरूरी है, अच्छे स्किन के लिए सल्फर जरूरी है, अच्छे नेल के लिए सल्फर जरूरी है। एक लाइन मेरे याद आ गई है, चलो वो बात देख लेंगे। लाइन जो है सल्फर हेयर, स्किन और नेल तीनों के लिए जरूरी है। अच्छे स्किन रहती है, अच्छी नेल चमकती स्किन, सल्फर होगा तो हेयर नेल होंगे तो हेयर नेल भी अच्छे होंगे, सल्फर होगा तो गुड क्वालिटी। B1 विटामिन भी सल्फर से बनती है। सोडियम, पोटाशियम दोनों इंपल्स कंडक्शन में काम आते हैं। इंपल्स जाते तो सोडियम पोटाशियम का रोल होता है, जो है पता नहीं मैंने शुरू में टिश्यू वाले में बताया कि नहीं बताया, नर्वस टिश्यू पढ़ोगे उसमें पढ़ेंगे। जो बॉडी में जो मैसेज जाता है, करंट जाता है न्यूरॉन के अंदर, उसमें सोडियम पोटाशियम का बहुत रोल होता है। पढ़ा होगा सोडियम पोटाशियम पंप, 3 सोडियम को बाहर फेंकता है, 2 पोटाशियम को अंदर लेके आता है। तो सोडियम पोटाशियम का काम है इंपल्स कंडक्शन में, जो है कार्बोनेट एंड फॉस्फेट। किसका? सोडियम और कैल्शियम, मैग्नीशियम, कार्बोनेट एंड फॉस्फेट ऑफ सोडियम, कैल्शियम, फॉस्फेट। इस वाले डाटा को, इस डाटा को रोक लो बेटा, जो थोड़ा सा जो है मेरे को कुछ गड़बड़ लगी इसमें। इस डेटा में मेरे को थोड़ी सी प्रॉब्लम लग रही है, जो कंफर्म करके फिर आगे लेंगे। अच्छा, बोन के अंदर और टीथ के अंदर कैल्शियम फॉस्फोरस मिलते हैं। कैल्शियम फॉस्फोरस, कैल्शियम फॉस्फोरस दोनों ही हड्डियों के लिए होते हैं। हड्डियों में पढ़ा था ना, बोन में कैल्शियम फॉस्फोरस जरूरी होता है इनके लिए। जो कैल्शियम का रोल मसल कॉन्ट्रैक्शन में भी है। कैल्शियम मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए भी जरूरी है। फॉस्फोरस
डीएनए आरएनए में मिलता है। डीएनए आरएनए बने होते हैं सुगर फॉस्फेट बेस, सुगर यानी कार्बोहाइड्रेट, फॉस्फोरस भी है फॉस्फेट के रूप में जो, तो फॉस्फोरस डीएनए आरएनए में होता है। फॉस्फोरस सेल मेम्ब्रेन में मिलता है, सेल मेम्ब्रेन भी फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की बनी होती है, तो सेल मेम्ब्रेन में भी फॉस्फोरस मिलता है। जो कोबाल्ट की अगर बात करें तो B12 विटामिन के अंदर मिलता था। ये B12 विटामिन का नाम था साइनोकोबालामीन। कोबाल्ट होता है जिसका कोबाल्ट वर्ड लगाते हैं जो, तो कोबाल्ट मिनरल्स B12 विटामिन में होती है जो। इसके अलावा क्रोमियम एंड जिंक इंसुलिन बनने के लिए जरूरी है। और कार्डियो प्रोडक्टिव है जो, कार्डियो प्रोडक्टिव इंसुलिन बनने के लिए और हार्ट के नॉर्मल रहने का अच्छे हार्ट अच्छी तरह से काम करे इसके लिए, इंसुलिन नॉर्मल काम करे इसके लिए दोनों मिनरल काम आती है। जिंक और क्रोमियम इंसुलिन बनने में काम आती है और हार्ट को प्रोटेक्ट करती है, दोनों मिनरल्स। तो दुनिया का फास्टेस्ट एंजाइम बताया था मैंने कार्बोनिक एनहाइड्रेज, रेस्पिरेशन में बताया था, उसके अंदर भी एक्टिवेटर जिंक थी जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज में जो। तो ये थी। इसके अलावा क्लोरीन कहां मिलती है? क्लोरीन HCl में मिलती है जो, HCl जो स्टमक में मिलता है उसमें क्लोरीन होती है जो, स्टमक में HCl है उसमें क्लोरीन है जो। HCl में क्लोरीन होती है स्टमक के अंदर। और कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट में बताया था, क्लोराइड शिफ्ट, CO2 ट्रांसपोर्ट। आयोडीन जो होती है थायराइड हार्मोन बनने के लिए जरूरी है, थायराइड हार्मोन के अंदर होती है जो, थायराइड ग्लैंड के जो हार्मोन होता है उसमें आयोडीन होती है जो। तो नमक में सोडियम भी मिलता है, क्लोरीन भी और आयोडीन भी, तो ये तीनों चीज साल्ट में मिलती है। बटर में भी बहुत होती है, पिकल में भी होती है जो। NaCl जो होता है, आयोडीन छोड़ दो, NaCl होता है साल्ट या नमक में मिलता है, बटर या मक्खन में NaCl मिलता है, पिकल या अचार में NaCl मिलता है। साल्ट, नमक, बटर, मक्खन, पिकल, अचार, इनमें NaCl मिलता है, सोडियम क्लोरीन मिलती है। NaCl या सोडियम क्लोरीन इनमें मिलती है। नमक की कमी से डिहाइड्रेशन हो सकती है, मस्कुलर क्रैम्प हो सकती है, डायरिया हो सकता है। पानी की कमी हो जाएगी अगर NaCl की कमी है बॉडी में, जो डिहाइड्रेशन मतलब पानी कम हो जाना, बॉडी में पानी की कमी हो जाती है, डिहाइड्रेशन हो जाता है अगर NaCl नहीं है तो। मस्कुलर क्रैम्प, खिलाड़ी नहीं देखे क्रिकेट वाले, ज्यादा दौड़ लेते हैं, ज्यादा पसीना आ जाता है तो उसमें मस्कुलर क्रैम्प हो जाती है जो, क्योंकि पसीने में नमक बाहर आ जाता है, जो पसीने में नमक ज्यादा बाहर आ जाता है इसलिए मस्कुलर क्रैम्प हो जाती है। लूज मोशन भी डायरिया हो जाता है जो, इसलिए साल्ट दिए जाते हैं, नमक दिया जाता है, जिनके दस्त लग जाते हैं, डायरिया हो जाता है। तो ये कुछ बात थी इन इसके अलावा आयरन हीमोग्लोबिन के अंदर मिलता है जो, फाउंड इन हीमोग्लोबिन, फाउंड इन फेरिटिन प्रोटीन ऑफ लीवर, फेरिटिन प्रोटीन ऑफ लीवर। फेरिटिन लीवर की प्रोटीन है। Fe का मतलब क्या होता है? तो मुझे आयरन को आयोडीन से दिखाओ ना, आयरन को आयोडीन से दिखाओ। अगर आयरन को आयोडीन से दिखाने लग गए तो फिर आयरन को आई से दिखाओ तो आयोडीन को किससे दिखाओगे? आयरन को अगर आई से दिखाओगे, आयोडीन को किससे दिखाओगे? तो आयोडीन को तो आई से देते, आयरन के लिए फेरस या फेरिक वर्ड आता है जो, आयरन का मतलब फेरस फेरिक, तो फेरो वर्ड जहां आ जाए उसका मतलब Fe है, आयरन है।
लीवर में फेरेटिन प्रोटीन है, लीवर में फेरेटिन प्रोटीन है, उसमें आयरन है, हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन है। तो इस तरह से आयरन होता है। कुछ एंजाइम होते हैं आयरन जिनका एक्टिवेटर है, पैरोक्सिडेज, कैटलेज, साइटोक्रोम, ये कुछ एंजाइम है। पैरोक्सिडेज, कैटलेज, पैरोक्सिसोम ऑर्गेनेलिम होता है, बाद में कराऊंगा, ऑर्गेनेलिम में कराऊंगा। जो ऑर्गेनेलिम में पढ़ोगे पैरोक्सिसोम, पैरोक्सिडेज, कैटलेज, पैरोक्सिसोम ऑर्गेनेलिम होता है। साइटोक्रोम माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है, ये भी आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है। जो तो ये कुछ मिनरल है। प्लांट में मिनरल पढ़ोगे, प्लांट में कौन कौन सी मिनरल है वो प्लांट में पढ़ेंगे। जो तो यहाँ कुछ एनिमल की मिनरल्स दे रखी थी जो मैंने करवा दी। जो तो ये टॉपिक था इसका, मिनरल्स का। अब एलन की बुकलेट में जो डेटा लिखे हुए हैं वो मैं करवा रहा हूँ एक एक करके। जो डाइजेस्टिव सिस्टम में सुनो अब, एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल में जो हार्ड पैलेट होती है और एंगल कैनाल प्रेजेंट होती है, दोनों एक्टोडर्म से बनते हैं और बाकी के पार्ट एंडोडर्म से बनते हैं। एलिमेंट्री कैनाल का जो एनएस के पास का प्रेजेंट थोड़ा सा हिस्सा है एनल कैनाल का, वो भी एंडोडर्म से है, और ऊपर ये हार्ड पैलेट होती है थोड़ी सी, ये एक्टोडर्म से, और सारा सारा एंडोडर्म से बनता है। टीथ के दो पार्ट है, एनामेल एंड डेंटाइन। एनामेल एक्टोडर्म से बनता है, डेंटाइन मीजोडर्म से बनता है। टीथ जो होता है उसमें एनामेल नाम की चीज होती है जो दुनिया की सबसे हार्डेस्ट पार्ट है, एंड डेंटाइन सेकंड हार्डेस्ट पार्ट है। फर्स्ट हार्डेस्ट पार्ट इस दुनिया का एनामेल है, सेकंड हार्डेस्ट पार्ट डेंटाइन है, बोन का नंबर बाद में आता है। तो टीथ का एनामेल पार्ट वो एक्टोडर्म से बनता है, डेंटाइन मीजोडर्म से बनता है। चलो यहां पे छेद हो तो क्या बोलते हो? लिप्स में छेद को बोलते हैं हेयर लिप, हेयर लिप, और इन अपर लिप, लिप लिख दो। लिप या होठ में छेद हो तो इसको हेयर लिप बोलते हैं। अगर लिप या होठ में छेद है तो उसको हेयर लिप बोलते हैं। खरगोश का होठ, हेयर मतलब खरगोश, ठीक है। हमारे अंदर होठों को, लिप्स जो होते हैं इसको, इसके अंदर मसल होती है, लिप्स के अंदर मसल्स इन लिप्स, ऑर्बिकुलरिस ओरिस, होठों में मसल होती है उसका नाम है ऑर्बिकुलरिस ओरिस। फ्रीली मूवेबल मस्कुलर टंग, ये ह्यूमन में होती है। ह्यूमन में जो जीभ होती है फ्रीली मूवेबल होती है, इसमें दो मसल होती है, एक्सट्रिंसिक मसल, इंट्रिंसिक मसल। दो मसल होते हैं, एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक। जीभ को बाहर अंदर करती है वो एक्सट्रिंसिक है, आउटवर्ड एंड इनवर्ड मूवमेंट ऑफ टंग, जीभ को बाहर अंदर लाने में हेल्प करती है एक्सट्रिंसिक मसल।
ये टंग की फोल्डिंग में हेल्प करती है। जीभ को बाहर अंदर ले जाओगे तो एक्सटेंसिव मसल, जीभ को अंदर के अंदर ही मोड़ लोगे तो इंटेंसिव मसल्स। जीभ के ऊपर, टंग के ऊपर फोलिएट पेपली, फोलिएट पेपली रैबिट में मिलती है। रैबिट या खरगोश में फोलिएट पेपली मिलती है, जो लिप हमारे अंदर वेस्टिजियल है, जो हमारे अंदर काम नहीं करती है। फोलिएट पेपली जो है, फोलिएट पेपली रैबिट वगैरह में मिलती है। इसके अलावा टंग हो गई। फेरिंग्स, ईसोफेगस। ईसोफेगस के अंदर सिरोसा नहीं होती है, जो आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन, सबसे बाहर वाली मेम्ब्रेन सिरोसा जो है absent in esophagus, और सिरोसा की जगह मिलती है ट्यूनिका एडवेंटिशिया। ईसोफेगस के सबसे बाहर की तरफ ट्यूनिका एडवेंटिशिया मेम्ब्रेन होती है, सिरोसा नहीं होती। ट्यूनिका एडवेंटिशिया मेम्ब्रेन जो है वो ईसोफेगस में होती है। नॉर्मली स्टमक इंटेस्टाइन में सिरोसा मिलती है, नॉर्मल स्टमक इंटेस्टाइन में सिरोसा, लेकिन ट्यूनिका एडवेंटिशिया मिलती है किसमें? ईसोफेगस में मिलती है। इसके अलावा हम आएंगे, मैंने पार्ट कराए थे कंपाउंड स्टमक के, पार्ट कराए थे रूमेन, रेटिकुलम, ओमसम, एबोमसम। ये 4 पार्ट मैंने कंपाउंड स्टमक के कराए थे। जो इनमें सबसे बड़ा कौन सा, सबसे छोटा कौन सा है? ये लार्जेस्ट है, ये स्मॉलेस्ट है, ये ट्रू स्टमक है। कंपाउंड स्टमक में सबसे बड़ा पार्ट रूमन होता है, सबसे छोटा पार्ट रेटिकुलम होता है। ओमसम एबोमसम का बाद में नंबर आता है। जो चलो स्टमक में कुछ डेटा, स्टमक 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 ना, B12 विटामिन कहां अब्जॉर्ब होती है? ये अब्जॉर्ब होती है इलियम में। इलियम पार्ट जो होता है उसमें B12 विटामिन अब्जॉर्ब होती थी। हेल्प करता था कैस्टल इंट्रिंसिक गैस्ट्रिक फैक्टर, कैस्टल इंट्रिंसिक गैस्ट्रिक फैक्टर हेल्प करता था B12 के अब्जॉर्प्शन में, लेकिन अब्जॉर्ब कराएगा उसको इलियम पार्ट में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। कैस्टल इंट्रिंसिक गैस्ट्रिक फैक्टर B12 विटामिन अब्जॉर्ब में हेल्प करता है, लेकिन स्टमक में नहीं, इलियम में। जो तीनों में क्या डिफरेंस है? तीनों में क्या डिफरेंस है? डुओडेनम, जिजुनम एंड इलियम। डुओडेनम, जिजुनम, इलियम, इनमें विलाई में डिफरेंस है। ब्लंट विलाई, जबकि जिजुनम, इलियम में लॉन्ग एंड पॉइंटेड होती है विलाई। ब्लंट विलाई होती है डुओडेनम में, जिजुनम, इलियम में विलाई जो है लॉन्ग एंड पॉइंटेड होती है। जो विलाई को फंक्शनल यूनिट बोलते हैं इंटेस्टाइन की, फंक्शनल यूनिट ऑफ इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन की फंक्शनल यूनिट विलाई होती है। जो तो फंक्शनल यूनिट इंटेस्टाइन की, इंस्टाइन नहीं इंटेस्टाइन है, विलाई होती है। जो फंक्शनल यूनिट जो है एंटोडीनियम प्रोटोजोम, एंटोडीनियम प्रोटोजोम, एंटोडीनियम प्रोटोजोम कहां होता है?
एंटीडीनियम प्रोटोजोन मिलता है अपेंडिक्स में। अपेंडिक्स में एंटीडीनियम प्रोटोजोन होता है, तो थोड़ा बहुत सेलुलोज को डाइजेस्ट करता है। जो सेलुलोज को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम हमारे पास नहीं है। जो सीकम, कोलोन, रेक्टम और एनस। एनस के अंदर एनस जो होती है, इनमें मसल होती है एनस स्फिंक्टर। आउटर जो होती है वो वॉलंटरी होती है, और इनर जो है वो नॉन वॉलंटरी है। छेद को बंद कर दे, एनएस वाले छेद को बंद कर दे तो मसल को स्फिंक्टर मसल बोलते हैं। स्फिंक्टर भी बोलते हैं, स्फिंक्टर भी बोलते हैं। स्फिंक्टर या स्फिंक्टर जो भी बोलो, बाहर वाली वॉलंटरी और अंदर वाली इनवॉलंटरी। इसका मतलब कोई लैट्रिन को रोक लेता है तो वो किस मसल से रोकता है? वॉलंटरी बाहर वाली स्फिंक्टर मसल से रोकता है जो। और दोनों मसल रिलैक्स करेंगे तो नॉर्मल लैट्रिन बाहर आ जाएगा जो। तो ये दोनों मसल ने बंद कर रखा है एनएस के छेद को। तो इस तरह से स्फिंक्टर मसल होती है। इसके अलावा अगर हम बोलेंगे लीवर की बात करूं, लीवर में जो ब्लड वेसल एंट्री मारती है उसको बोलते हैं हिपेटिक आर्टरी। दूसरे होते हैं हिपेटिक पोर्टल वेन, हिपेटोपोर्टल वेन, और तीसरा होता है बाइल डक्ट। एक जगह पे तीनों होती है। एक पॉइंट के ऊपर तीन ट्यूब मिलती है। एक पॉइंट के ऊपर हिपेटिक आर्टरी लीवर को जाती है, हिपेटिक पोर्टल वेन लीवर को जाती है, बाइल डक्ट बाइल लेके आता है जो लीवर से, बाइल लीवर बनाता है, स्टोर करता है गॉल ब्लैडर। तो इन तीनों को क्या बोलते हैं? हिपेटिक आर्टरी जो हार्ट लंग्स में गई है, हिपेटिक पोर्टल वेन ये भी लीवर में गई, वो भी लीवर में गई, लंग नहीं आएगा लीवर आएगा, ये भी लीवर को जाती है, ये भी लीवर को, ये लीवर से बाइल लेके आता है। तीनों को बोलते हैं पोर्टल ट्रायड। इन तीनों को बोलते हैं पोर्टल ट्रायड। लीवर में